हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका की केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको कल तक जो पार्ट पढ़ाया था वो चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। सॉलिड स्टेट में मैंने सब कुछ आपको चैप्टर पार्ट 9 के साथ वो चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर 5 पृष्ठ रसायन पढ़ने जा रहे हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। उसका वीडियो आपके इसमें प्लेलिस्ट में पड़ा है, आप चाहेंगे तो देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको उस पार्ट में पढ़ाया था अधिशोषण, जल्दी से क्योंकि काफी दिन हो गए तो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण के बारे में पढ़ाया था कि अधिशोषण वह पदार्थ होता है, ये वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसमें किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के कणों का आकर्षित होना अधिशोषण कहलाता है, ठीक है ना। और इसके बाद आपको पढ़ाया था अधिशोषण में प्रयुक्त शब्दावली, जैसे कि अधिशोषक क्या होता है, जिस पृष्ठ पर अधिशोषण क्रिया होती है वो अधिशोषक कहलाता है। जैसे कि मेज पर धूल का जमना, तो मेज हमारी अधिशोषक हो गई। और अधिशोष वह पदार्थ जिसका दूसरे पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, तो धूल आकर जम रही मेज पर तो धूल हमारी अधिशोष हो गई। एक शब्द था आपका अवशोषण। अवशोषण में क्या था कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के कण पृष्ठ की सतह और पृष्ठ के अंदर दोनों पर समान रूप से वितरित होते हैं, अवशोषण कहलाती है। अगली हेडिंग थी शोषण। वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ होते हैं वो कहलाता है शोषण। फिर एक थी हेडिंग विशोषण। वह प्रक्रम जिसमें अधिशोषित पदार्थ के अणुओं को पृथक किया जाता है, अधिशोषक की सतह से अलग किया जाता है, वो विशोषण कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपका अधिशोषण टॉपिक हो चुका था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सक्रिय केंद्र, ठीक है ना। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? सक्रिय केंद्र। तो देखिए क्या होता है, किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण समान रूप से नहीं होता, अर्थात अधिशोषित अणुओं की जो सांद्रता है वो पूरे पृष्ठ पर समान नहीं होती, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो यही बात आप पीछे देख रहे हैं कि अधिशोषण, किसी ठोस अधिशोषक की सतह पर अधिशोषण समान रूप से नहीं होता, कुछ स्थानों पर यह कम होता है तथा कुछ स्थानों पर अधिक होता है। जिन स्थानों में यह अधिक होता है वह सक्रिय केंद्र कहलाते हैं, जिन स्थानों पर यह अधिक होता है वो सक्रिय केंद्र कहलाते हैं, ठीक है। आवासन में यानी जहां पर धूल के कण या अन्य पदार्थों के कणों का अधिशोषण ज्यादा मात्रा में होगा उन्हीं बिंदुओं को हम सक्रिय केंद्र कहेंगे, और जहां पर कम होता है उन्हें निष्क्रिय केंद्र कहते हैं। हेडिंग है अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। अधिशोषण कितने प्रकार का होता है और इसको हम कैसे वर्गीकृत करते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर कि अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर अधिशोषण दो प्रकार का होता है। जैसे डस्ट आती है, डस्ट उड़ रही है, वो मेज पर जम जाती है ना, तो मेज और डस्ट के बीच जो आकर्षण बल लगा, उस आकर्षण बलों के आधार पर ही अधिशोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पर आपका आता है भौतिक अधिशोषण। क्या आता है नंबर 1 पर? भौतिक अधिशोषण। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। उससे पहले मैं आपको दो बातें बता देता हूं। ये टॉपिक आपका समझ चुका है, यहाँ का मैं साफ कर देता हूं। एक शब्द समझाता हूं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना, और एक शब्द होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो भैया भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, पुराने से नया। जैसे कि अगर हम बर्फ को गर्म करें तो पानी बनेगी, और पानी को गर्म करें तो क्या बन जाएगी? भाप, वाष्प बन जाएगी। और भाप को ठंडा करें तो पानी बनेगा, और पानी को ठंडा करें तो बर्फ बनेगी। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। जैसे आप देखते हैं डालडा हमारा होता है, देसी घी होता है, ये जमा हुआ होता है ना, ठोस अवस्था में होता है। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये ठोस से द्रव में बदल जाएगा, और ठंडा करेंगे तो द्रव से ठोस में बदल जाएगा, ठीक है ना। जब ऐसे प्रक्रम होता है,
ऐसी क्रिया होती है तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब अधिशोषण प्रक्रम, जब प्रक्रम यानी वह प्रक्रम जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है, जैसे कि दूध से दही, दूध से दही बन जाता है, तो दूध से दही तो बन सकता है लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा, इसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है ना, रोटी खा ली, रोटियां खा ली, आपने पचा लिया, आधा घंटे बाद उल्टी करेंगे तो क्या रोटी के टुकड़े निकलेंगे? नहीं निकलेंगे ना, पचा हुआ भोजन निकलता है। तो ये कहलाते हैं रासायनिक अधिशोषण। आपकी मोमबत्ती जलाई, आपने मोमबत्ती जल गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई, दोबारा से आपको मोमबत्ती प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब चलते हैं भौतिक अधिशोषण में, कि जब अधिशोषण की सतह पर अधिशोष्य के अणु दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के अणु दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, भौतिक अधिशोषण कहलाता है। ठीक है ना। यानी जैसे धूल के कण आते हैं, मेज के ऊपर जमे, आपने कपड़ा मारा, फूंक मारा, उसको थोड़ा सा हिला दिया तो भी वो कण हट जाते हैं, तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं भौतिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कण प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य के कण प्रबल रासायनिक बंधों की सहायता से जुड़े रहते हैं, तो उसे रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अधिशोषण कहलाता है। हाँ भाई, आई गई बात समझ में? यानी जब जैसे कि मेज पर वो लकड़ी की मेज है, उस पर तेल गिर जाए, लोहे की कोई भी हो, और उस पर जब धूल के कण जमते हैं तो वो आसानी से नहीं हटते, उनके बीच प्रबल बल लग जाता है, प्रबल आकर्षण बल लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। ठीक है ना, आ गया समझ में? चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब आप पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ये आपकी हेडिंग होगी, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है ना। तो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण में अंतर। तो पहला अंतर जो आता है भौतिक अधिशोषण का, वो क्या है कि भौतिक अधिशोषण में जो कण होते हैं वो दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। भौतिक अधिशोषण में जो कण होते हैं वो दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अभी मैंने बताया बड़ी आसानी से हट जाते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? इधर आप स्वयं लिख सकते हैं कि इसमें कण प्रबल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसमें कण प्रबल वांडरवाल्स बलों द्वारा, यानी प्रबल वांडरवाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है ना, वांडर बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है। अगला नंबर है, यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं होता है, इसमें कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं, स्पेशल नहीं है। अभी मैंने बताया कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, और यह प्रकृति में विशिष्ट होता है क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है ना, आवासन में। और नंबर 3 पर है आपका, यह उत्क्रमणीय होता है। अर्थात अभी मैंने बताया था कि बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, यानी पुनः मूल पदार्थ से जो उत्पाद बना, उत्पाद से फिर से मूल पदार्थ बनाया जा सकता है, और यह अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? यह अनुत्क्रमणीय होता है। ये जो है ये विशिष्ट होता है, विशिष्ट है ना। इसमें दूसरे में था ये विशिष्ट नहीं होता, ये विशिष्ट होता है। ये उत्क्रमणीय होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है, जिससे पुनः उसी पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ताप वृद्धि पर यह घटता है और ये ताप वृद्धि पर बढ़ता है। ये आपका अंतर हो जाएंगे, किसमें? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर हो जाएगा। बात समझ में? चलिए आगे देखिए। देखिए आगे, अगला जो हेडिंग आती है वो आपकी होगी अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अगली हेडिंग जो है वो आपकी क्या है? अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन और अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर होता है। अधिशोषण, यह प्रक्रम केवल पृष्ठ पर होता है। अभी मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अधिशोषण क्या है, या इससे पहले पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं आपको कि अधिशोषण जो होता है किसी भी ठोस या द्रव की सतह पर होता है। द्रव या ठोस की सतह के अंदर उसका कोई लेना देना नहीं होता, कोई प्रक्रम, कोई प्रोसेस उसका पूरा नहीं होता है। आई बात समझ में? जबकि
अवशोषण यह संपूर्ण पदार्थ में होता है, यह संपूर्ण पदार्थ में होता है, अर्थात पृष्ठ की सतह के ऊपर और पृष्ठ की सतह के अंदर दोनों में होता है। पृष्ठ सतह से ऊपर और पृष्ठ सतह के अंदर दोनों में होता है, समान रूप से होता है, वो हमारा अवशोषण होता है। नंबर 2 है अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर भिन्न भिन्न होती है। अभी इससे पहले आप पढ़ चुके सक्रिय केंद्र, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ स्थानों पर ज्यादा होता है, कुछ स्थानों पर कम होता है। जहां ज्यादा होता है उन्हीं सक्रिय केंद्र। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा अधिशोषी सांद्रता, यानी अधिशोषित होने वाले पदार्थ पूरी सतह पर एक समान रूप से नहीं होता। कुछ स्थानों पर अधिशोषित ज्यादा होता है और कुछ पर कम होता है। जहां पर ज्यादा होता है उन्हें सक्रिय केंद्र, जहां पर कम होता है उन्हें निष्क्रिय केंद्र। यहाँ पर क्या कह रहा है, सांद्रता समान, अर्थात लिखेंगे क्या कि अधिशोष्य की सतह पर सांद्रता, अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर समान होती है। अधिशोष्य की सांद्रता पृष्ठ पर क्या होती है, समान होती है, अर्थात पृष्ठ के अंदर और पृष्ठ के बाहर समान रूप से अवशोषण होगा, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। नंबर 3 पर है प्रारंभ में यह तीव्र गति से होता है, यानी जो अधिशोषण है वो प्रारंभ में बहुत तेजी से होता है, जल्दी जल्दी होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है इसकी क्रियाशीलता घटती जाती है। और अवशोषण जो है यह प्रत्येक समय समान रूप से होता है, प्रत्येक समय पर समान रूप से होता है, ना कभी घटेगा और ना कभी इसका वेग बढ़ेगा। लास्ट है नंबर 4, अधिशोषित पदार्थ के अणु दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषित पदार्थ के अणु जो है वो दुर्बल वान डेर वाल्स बलों द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इसमें जो होता है कि जो अधिशोषित पदार्थ के कण है प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। अधिशोषित पदार्थ के अणु प्रबल रासायनिक बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसी के आधार पर इधर के अंतर आप लोग स्वयं लिख लेंगे, है ना। थोड़ी सी मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको की तैयारी नहीं होगी। समझ में आई बात की नहीं? चलिए देखिए वीडियो, मैंने भैया आपसे रिक्वेस्ट की है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आई बात समझ में? चलिए अगली हेडिंग है आपकी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग है आपकी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य क्या होता है? अभी मैंने बताया कि जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है वो अधिशोष्य कहलाता है ना। तो कह रहा अधिशोष्य की प्रकृति मतलब जैसे कि गैसों के बारे में बात कही जाए तो जो गैसें सरलता से द्रवित हो जाती हैं, अर्थात जो गैसें सरलता से गैस अवस्था से द्रव अवस्था में आ जाती हैं, उनका अधिशोषण तीव्र वेग से होता है। और जो गैसें सरलता से द्रवित नहीं होती उनमें अधिशोषण आसानी से नहीं होता है। ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण तीव्र वेग से होता है। सरलता से द्रवित होने वाली गैसों का अधिशोषण तीव्र वेग से होता है, जैसे कि NH3 है, HCl है। ये गैसें अधिशोष से ज्यादा मात्रा में होती हैं क्योंकि ये आसानी से द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 2 पर आता है अधिशोषक की सतह। ठीक है ना। अधिशोषक की प्रकृति। अब अधिशोषक में क्या है कि जो पदार्थ ज्यादा क्रियाशील होता है, जैसे कि लोहा है, चांदी है, ठीक है ना, सोना है, जो पदार्थ जितना ज्यादा क्रियाशील होगा उसकी अधिशोषण क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। अगर पदार्थ कम क्रियाशील है, अधिशोषक कम क्रियाशील है, पृष्ठ कम क्रियाशील है, तो उसकी अधिशोषण क्षमता कम हो जाएगी। ठीक है ना। नंबर 3 पर आता है अधिशोषक का क्षेत्र, यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल से मतलब होता है कि एरिया यानी क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, अधिशोषण उतनी ही मात्रा में होता है। आई बात समझ में कि नहीं? पृष्ठ क्षेत्रफल जितनी ज्यादा मात्रा में होगा, अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। अगर क्षेत्रफल कम होगा तो अधिशोषण कम होगा, अर्थात
अधिशोषण क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे अधिशोषण बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटाएंगे अधिशोषण घटेगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है नंबर 4 पर है ताप, टेम्परेचर, है ना, मुख्य पॉइंट होता है। लेकिन भैया क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ताप वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और जब गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो अणु ज्यादा वेग से गति करेंगे, और जब वेग उनका बढ़ जाएगा तो वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकते। अर्थात अधिशोषण जो है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अधिशोषण जो है वो एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। अतः अधिशोषण को बढ़ाने के लिए ताप को घटाना होगा। अधिशोषण को बढ़ाने, लिख सकते हैं यहाँ पर, अधिशोषण एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। अतः अधिशोषण को बढ़ाने के लिए ताप को घटाना होगा। यानी इस अधिशोषण और ताप में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ताप बढ़ेगा अधिशोषण घटेगा, ताप घटेगा अधिशोषण बढ़ेगा। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है आपका दाब यानी प्रेशर। तो प्रेशर में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को स्थिर रखा जाए, अगर ताप को स्थिर रखा जाए और दाब को बढ़ाया जाए, ताप को स्थिर रखा जाए और दाब को अगर बढ़ाया जाए तो अधिशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। समझ आई बात की नहीं। ताप को स्थिर रखें और दाब को बढ़ाएंगे तो अधिशोषण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। चलिए अगली हेडिंग आपकी आती है अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण के अनुप्रयोग कहां कहां पर अधिशोषण का प्रयोग होता। नंबर 1 पर एक गैस मास्क के रूप में, गैस का फॉग धुआं टाइप में बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है ना। नंबर 2 कपड़ों को रंगने में, कपड़ों को कलर करने में। जैसे नहीं होता कि व्हाइट कपड़ा है उसमें कलरफुल कपड़े हम लोग पहनते हैं, तो कलर के अधिशोषण का काम कपड़ों में जो होता है वहां पर प्रयोग होता है। आर्द्रता पर नियंत्रण में, आर्द्रता माने होता है नमी, नमी को एब्जॉर्ब करने में, नमी को अधिशोषित करने में अधिशोषण का प्रयोग होता है। विलयनों से रंगीन पदार्थों को हटाने में, यानी विलयन कलरफुल हो तो उनको कलरलेस करने में अधिशोषण का प्रयोग होता है। विषमांगी उत्प्रेरण में, विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होते हैं, विषमांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं, वहां पर इसका प्रयोग होता है। नंबर 6 है अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों का अगर पृथक्करण किया जाए, यानी अक्रिय गैसों को पृथक पृथक किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो वहां पर भी अधिशोषण का प्रयोग होता है। आई बात समझ में। इस तरह से आपका जो अधिशोषण टॉपिक है वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कल से नया टॉपिक होगा उत्प्रेरण। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए भैया, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अधिशोषण आपका फिनिश हो रहा है, उत्प्रेरण शुरू हो रहा है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।